करंट अफेयर्स की सीरीज में 2 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड रिलेशंस के बारे में जानेंगे, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, AIM प्राइम, ECLGS 3.0 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चलेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के बारे में जानेंगे, के शेप रिकवरी क्या होती है इसको भी जानेंगे। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने यू शेप, जे शेप रिकवरी सबके बारे में सुना है, इवन एल शेप के बारे में भी देखा है। नाउ के शेप इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हमारे लिए, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन टारगेट्स के बारे में जानेंगे और CCPA अग्रीमेंट जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर है। वैसे अगर क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा जाता है तो इजी हो जाता है काफी आंसर करना है इसको, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ जो इंट्रिकसीज हैं दोनों रिलेशंस के बीच में, दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में, वो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान। क्या इंडिया ट्रेड सरप्लस में पाकिस्तान के साथ, या फिर क्या इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड करता भी है या नहीं, ये आपको देखना है यहाँ पर। पाकिस्तान इंपोर्ट्स कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान भारत से कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए हुआ क्या था 2019 के आसपास, जब हमारी गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 से अमेंड किया था और JNK को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था, और जब हम अभी तक इसको जम्मू एंड कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। यहाँ पर वो पूरा डायनामिक्स ही हमारी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर जब आर्टिकल 370 के अंदर अमेंडमेंट किया गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, इस चीज से दुखी होकर उन्होंने इंडिया के साथ जो भी वो ट्रेड किया करते थे, यूजुअली कॉटन और शुगर को इंपोर्ट किया करते थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2019 में ऐसा किया गया, लेकिन 2021 में पाकिस्तान को समझ में आया कि ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, तो बेसिकली एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान इंडिया को कि हम आपसे ये चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली उनको यही चीजें दोबारा से इंडिया से इंपोर्ट करनी पड़ी, और अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, दोबारा से कॉटन और शुगर को इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल पहले जो डिसीजन लिया गया था उसे यहाँ पे रिवर्स किया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, पाकिस्तान इंपोर्ट कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल ठीक हो जाता है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट कैसे हो सकता है। तो यस, हम ट्रेड सरप्लस में, हम यहाँ पे सरप्लस के अंदर है, तो यस इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस में पाकिस्तान के साथ। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, C विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड सरप्लस किसके फेवर में है। पाकिस्तान ने अगर पहले इंपोर्ट कर रहा था कॉटन और शुगर, उसको कैंसिल किया तो क्यों किया, दोबारा से रिवर्सल लिया तो क्यों लिया, ये सब चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। वैसे चांसेस कम है मेंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बारे में सभी को पता होता है, लेकिन यस प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। How as per freedom in the world report, how India is categorized as? तो इंडिया का रैंक क्या दिया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से? क्या इंडिया फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, पार्टली फ्री है, या फिर रिलेटिवली फ्री है? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। चलिए, तो पार्टली फ्री है। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था और कहा था कि कई बार रैंकिंग्स जो होती हैं वो भी मैनिपुलेशन उसके अंदर किया जाता है। तो जब भी आप इस तरीके की रैंकिंग देखिए, 2-3 चीजें जरूर देखिएगा कि सोर्स क्या है, कि वो रिपोर्ट लाई किसके द्वारा गई है, वो किस कंट्री की एजेंसी है जिसके द्वारा उसको लाया गया है, क्योंकि ये सब चीजें काफी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि इवन एज एन IFS ऑफिसर आपको ये सब चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे आंसर आपका C है, लेकिन मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनने की बात के लिए दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा, रिपोर्ट्स जो है ऐसी एजेंसी लाएंगी जिनका मकसद ही आपकी कंट्री को एक तरीके से बुरी इमेज के साथ दिखाना है। ठीक है, आपकी इमेज को डाउनग्रेड करना है। सेकंड, एजेंसी किस कंट्री के अंदर है, क्या वो पाकिस्तान की एजेंसी है, क्या वो US के अंदर है, वो चाइना के अंदर है, तो उनके अपने अपने मोटिव हो सकते हैं इस तरीके से चीज करने के लिए। तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रैंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स, ऑल द इंडेक्सेस, कि हर किसी की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि यस बिना किसी बायस के बनाई जाती है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स दुनिया के अंदर ऐसी बन रही है जिसके अंदर किसी ना किसी कंट्री को टारगेट किया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंडिजिनाइजेशन की बात करी जाए, 2 वैक्सीन बना दी हमने, पूरी दुनिया को अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी कोई ऊपर जाने लगता है, ऊंचाइयों को छूने लगता है, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे, तो लोग जो हैं उनको नीचे लाने वाले काफी ज्यादा आने लग जाते हैं। ठीक है, जब तक कोई कंट्री स्टैटिक रहती है या कोई भी इंडिविजुअल ज्यादा अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर रहा होता है, तब तक नोबडी केयर्स।
ठीक है, कोई बंदा स्टैटिक है या कोई कंट्री स्टैटिक है, ज्यादा लाइफ में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री या कोई इंडिविजुअल तरक्की करने लगता है तो बहुत सारे लोग उसको नीचे करने के लिए, डिफेम करने के लिए पहले से ही तैयार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो यही चीज हमारी कंट्री के साथ भी हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहां पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एम प्राइम को लेकर है, पूछा गया एम प्राइम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एटीएल के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा, मीटी के द्वारा, नीति आयोग या डीएसटी के द्वारा। ये एम प्राइम क्या है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए, एम मतलब अटल इनोवेशन मिशन, और यहाँ पे प्राइम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो एम प्राइम जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड सपोर्ट साइंस बेस्ड, देखिए सिर्फ स्पेसिफिक की बात करी जा रही है यहाँ पे, साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेट मी राइट इट, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, लेकिन साइंस बेस्ड डीप टेक, साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के अंदर एम प्राइम को लाया जा रहा है, और ये लाया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ECLGS 3.0 को लेकर है। पूछा गया ECLGS 3.0 के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इन तीनों में से ECLGS 3.0 के अंदर कवर है। ECLGS क्या है, अगर आपको यही पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि इसमें टूरिज्म कवर है कि नहीं है, हॉस्पिटैलिटी कवर है कि नहीं है, लीजर कवर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको ECLGS के बारे में ही नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए। चलिए देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफी नुकसान हुआ है सर्विस सेक्टर को, आप जानते हैं, जिसमें टूरिज्म भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, लीजर एंड स्पोर्ट्स भी है। तो इसी चीज की वजह से ही ECLGS जो है, दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसको लाया गया था, और इसके वेरियस वर्जन्स लाए जा चुके हैं। पहले ECLGS आया, फिर ECLGS 1.0 आया, ECLGS 2.0 आया, और अब ECLGS 3.0 को लाया गया है। और इसको 30 जून 2021 जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद तक, 30 जून 2021 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पे ये कहा गया है कि इस एरिया के अंदर हम 3 लाख करोड़ रुपीस जो है उसे इशू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर बताई गई है। अगर हम ECLGS की बात करें, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, दोबारा से बता देता हूं, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, तो इसके अंदर टूरिज्म सेक्टर भी शामिल है, हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है, और लीजर एंड स्पोर्ट्स भी शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि ECLGS से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया था, इस रिपोर्ट को, हो सकता है इसे IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है, मे बी द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर भी जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली जो रैंकिंग है उसे रिलीज किया गया है, और यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो कुछ खास नहीं है, रादर लेस देन एवरेज ही है। 140 अमंग द 156 कंट्रीज यहाँ पे जो रैंक है वो दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको निकाला गया। ठीक है, 2020 मतलब पिछले साल की बात करें तो हमारा रैंक 112 था, 112वीं पोजीशन पे थे, और इस बार रैंक जो है वो काफी हद तक गिर चुका है, और हम 112वीं से 140वीं पोजीशन पे आ चुके हैं। तो क्या इसे पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था? तो यस, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स प्रीएम्बल। तो ये प्रीएम्बल के अंदर भी आप देखेंगे तो इक्वालिटी की बात करी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो, DPSPs हो, वहां पर भी जो इक्वालिटी है उसकी बात करी गई है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पर कुछ और चीजें देखते हैं, क्योंकि 156 कंट्रीज जो हैं उनकी प्रोग्रेस देखी गई है। इसके अंदर मैं जो आपसे चाहता हूं कि आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए, वो है इसके पैरामीटर्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पैरामीटर्स भी पूछे जा सकते हैं, किन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे 4 डायमेंशंस हैं या 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग को कैलकुलेट किया जाता है। पहला इसके अंदर आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बेसिस बनता है
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी से पूरे तरीके से कहते हैं, जहां पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि क्या मेल फीमेल दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देन आता है एजुकेशन अटेनमेंट, ठीक है, क्या दोनों जो है मेल फीमेल दोनों ही एजुकेशन को अटेन कर पा रहे हैं। तीसरा आता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ के जो प्लस या कहें बेनिफिट्स हैं वो दोनों को मिल पा रहे हैं या फिर वहां पर डिफरेंशिएशन देखा जाता है। फिर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्या पॉलिटिकल स्पेस के अंदर दोनों मेल फीमेल को बराबरी का जगह जो है वो मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, ठीक है। और इसको एक कंटिन्यूम 0 से 1 का एक कंटिन्यूम होता है, इसके ऊपर ये जो है पूरा मेजर किया जाता है। इसके अंदर हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 1 हो सकता है, मिनिमम आपका 0 होता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 या इसके आसपास का, इट मींस वहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर 0 या इसके आसपास का है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। आपको क्या लगता है इंडिया का स्कोर कहाँ होगा? ऑफ कोर्स यही इसके आसपास का ही होगा, क्योंकि रैंक उतना अच्छा नहीं आया। तो आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी आपके पास टाइम बचा है कि आप इसके अंदर एनरोल करके जो आपके लेक्चर्स हैं, बिकॉज उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो आप कर सकते हैं। और यस, आखिरी के जो आपके 85-90 डेज हैं उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे और आपका जो स्कोर है उसको आप 30 to 40 का मार्क्स का जो बूस्ट है वो दे पाएंगे थ्रू दिस कोर्स। सो इसको आप एनरोल कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर। सिमिलरली आप 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सो यू कैन लाइक एनरोल इन दिस सीरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। और अगर आप 3 घंटे डेली दे सकते हैं तो आप 200 डेज की सीरीज के अंदर भी एनरोल करके जो इसमें पूरा एरियाज हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया, वो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है, मिशन यूपीएससी 2022 एंड मिशन यूपीएससी 2023 भी अवेलेबल है, जिनमें आप एनरोल करके तैयारी अपनी करना शुरू कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अपकमिंग किसी महीने के अंदर मैं उस पर्टिकुलर डेट पे तैयारी करना शुरू करूंगा, क्योंकि वो डेट कभी नहीं आती। हम हमेशा ये सोचते हैं कि फ्यूचर में इस दिन से हम तैयारी करना शुरू करेंगे और काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना है आपको, जब भी आपको शुरू करना है उसको आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें शुरू करने की, और एनसीईआरटी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर है। पूछा गया है विच द फॉलोइंग रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करी जाती है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पीछे एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया, उसको लेकर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है और कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आता है वो पूछा गया है। क्या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन्हीं के द्वारा लाया जाता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट WEF के द्वारा लाई जाती है, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स जो है इनके द्वारा लाया जाता है, जल्दी से बताएं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोंग विद INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अलग अलग रिपोर्ट्स को लेकर आता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, अभी भी हमने डिस्कशन किया था यहां पर, जस्ट लेट मी गो लिटिल बिट बैक, यहां पर या सो दिस रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप कौन लेके आया था बताएं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया है, और इसी के तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो या ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स हो, ये भी कौन लेके आता है? ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लेके आता है। लेकिन मैंने जैसे ही आपको बताया कि इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अकेले ना सही, लेकिन INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो भी हमने पीछे डिस्कस करी है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड देन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है, ये भी लेके आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है प्रेजेंट पॉलिसी जो है वो फोर्स में आई 1 अप्रैल 2020 को, हो सकता है वैलिडिटी जो है 5 साल की है, पॉसिबल है। एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस इसमें दिया जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर, अगर वो करे गए हैं EPCG ऑथराइजेशन के अंदर या फिर एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर। सोचे क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20, तो यहीं से पता चल जाएगा 2015 से 20 की बात करी जा रही है। 5 साल का जो आपका वैलिडिटी होगा,
ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन फोर्स में क्या 2020 में आया होगा? नहीं, क्योंकि 2015 से 20 है तो कहीं ना कहीं 2015 में ही आया होगा, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो अप्रैल 1 2015 को ये फोर्स में आ चुका था, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड आपकी करेक्ट है, लेकिन यस, इसके अंदर आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस का एग्जम्पशन मिलता है अगर इंपोर्ट इसके अंदर किया गया है तो आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि कई बार क्वेश्चन में से भी आपको एक या दो स्टेटमेंट्स के आंसर मिल जाते हैं अगर आप ध्यान से उस चीज को समझ के पढ़ते हैं तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज द इंफोग्राफिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट के शेप रिकवरी, और पूछा है के शेप रिकवरी के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो हमने यू शेप, वी शेप, डब्ल्यू, एल शेप, इन सब रिकवरीज के बारे में पढ़ा है। अब हम के शेप के बारे में भी जान लेते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर यूनिफॉर्म रिकवरी इसके अंदर देखी जाती है। अ के शेप रिकवरी लीड्स टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस इसके थ्रू आ जाते हैं। सोचे, चलिए देखिए, रिपोर्ट आई है अभी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 टुवर्ड्स पोस्ट कोविड-19 रेजिलिएंट इकोनॉमीज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यूएनएसके जिसको कहा जाता है, इसने भी अपनी एक रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया है। तो अलग अलग रिकवरीज की बात हुई थी कि कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कि वी शेप रिकवरी कर रही हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एल शेप में है, कुछ डब्ल्यू शेप कर रहे हैं, कुछ यू शेप कर रही हैं। तो यहाँ पे के शेप के बारे में भी बात हुई। अगर हम के की शेप देखें किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे देखिए एक बार, सो हियर यू विल सी द शेप ऑफ के, कुछ के जैसा ही दिख रहा होगा आपको, राइट। तो इसमें क्या है कि आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इकोनॉमी के वो जो अच्छे से रिकवर करते हैं, ठीक है। ये एवरेज अगर जीडीपी है, ये दिस इज द एवरेज जीडीपी की लाइन। तो पहले आपकी बिजनेस साइकिल की पीक यहाँ थी, फिर कोविड आया, कोविड की वजह से ये डाउनग्रेड हमें देखने को मिला। उसके बाद कुछ सेक्टर्स तो अच्छे से रिकवर कर गए, लेकिन कुछ सेक्टर्स अच्छे से रिकवर नहीं कर पाए। सो यूनिफॉर्मिटी जो थी वो अक्रॉस द सेक्टर्स नहीं देखी गई, राइट। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट इंक्लूड्स यूनिफॉर्म रिकवरी अक्रॉस द सेक्टर, ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो सभी सेक्टर्स में नहीं देखी जाती। कुछ सेक्टर्स रिकवर कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स रिकवर कर जाते हैं, कुछ सेक्टर्स रिकवर नहीं कर पाते, इसी वजह से के शेप बन जाता है। और यस, इससे जो है आपकी जो इकोनॉमी होती है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो के शेप रिकवरी के बारे में बेसिक जानकारी होना काफी जरूरी है, ये आप इमेज को याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट्स सेट बाय इंडिया? तो इजी क्वेश्चन है वैसे तो, और हो सकता है आपको बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर भी ये देखने को मिले, लेकिन ये काफी बेसिक क्वेश्चन होते हुए भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मेंस के अंदर भी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वहां पर कहीं ना कहीं आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स को रिटेन करके रखेंगे। अब जब मैं कहता हूं कि रिटेन करके रखेंगे, ये आपको एक हिंट देना चाहिए, इस चीज से आपको एक हिंट मिलना चाहिए। रिटेंशन का मतलब ये है कि पहले भी यही टारगेट था, जो आपने न्यूज में डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत बार ये न्यूज़पेपर में दिया होता है, इकोनॉमिक सेक्शन में भी, और इवन आपके जो आर्टिकल्स आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, आपके जो ओपन एड वाला पेज होता है वहां पर ये चीजें दे रखी होती हैं। तो आपको बताना है कि कितना टारगेट हमने सेट किया है, और इसका टॉलरेंस बैंड अगर आपको पता है तो वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं करी गई है, कोई चेंज नहीं किया गया है, इसी वजह से ये सेम रहने वाला है। जल्दी से बताएं। चलिए देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की है, फॉर द कमिंग 5 years उन्होंने अपने इन्फ्लेशन टारगेट को यहाँ पे 4% ही रखा है, और इसमें आप जानते हैं जो बैंड होता है ±2% का लिया जाता है। मतलब ये आपका 2 to 6% में वेरी करता है, 4 ±2 की बात करें, लेकिन जो टारगेट है वो आपका 4% का ही आता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अर्लियर आरबीआई इन इट्स करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ रिपोर्ट के अंदर 2020-21 में ऑल्सो उन्होंने रेकमेंड किया था, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने भी डिस्कस किया था कि 4% को ही रेकमेंड किया गया है आरबीआई के द्वारा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द इंफोग्राफिक जो कि आप पढ़ सकते हैं इसको लेकर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली इंडिया ने CECPA को बेसिकली फोर्स में लाया गया है। ये अभी लास्ट मंथ ही एक कंट्री से साइन किया गया था, एक मोर स्पेसिफिकली एक अफ्रीकन कंट्री से साइन किया गया था। आपको बताना है कि उस कंट्री का नाम क्या है। क्या मॉरिशस से हमने लास्ट मंथ ये अग्रीमेंट साइन किया था जिसको अभी रिसेंटली फोर्स में लाया गया है, या फिर कोंगो से किया था, मेडागास्कर से किया था, या साउथ सुडान से किया था? सोचे। चलिए, तो CECPA जो है ये 1 अप्रैल 2021 मतलब कल से ही
फोर्स में आया है और इसे मॉरिशस के साथ हमने फरवरी के अंदर साइन किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप एक बार लोकेशन देख लीजिए मॉरिशस की कहां पर लोकेट करती है। CECP की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो आ चुका है और दिस इज द लोकेशन ऑफ मॉरिशस। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 5 अप्रैल पे आ चुके हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, जो 10 एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आर्टिकल 244 को लेकर होगा। देन दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार कैंपेनर्स के बारे में जानेंगे। कारगिल जास्कर रोड के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। देन हमारा डिस्कशन इसके अलावा एक क्वेश्चन और स्टार कैंपेनर्स के ऊपर रहने वाला है। लेक बैकाल के बारे में जानेंगे। माइन अप 2020 क्या है इसको डिस्कस करते हुए देन हम एक पर्टिकुलर शांतिर और सेना के बारे में जानेंगे एंड फिर फाइनली एक पर्सनैलिटी को लेकर हम क्वेश्चन अपना डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट आर्टिकल 244A। पूछा गया आर्टिकल 244A किस चीज के लिए अलाउ करता है। नई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इसके थ्रू बनाई जा सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए हेल्प करता है। स्टेट को एब्रोगेट करने में हेल्प करता है या फिर ऑटोनोमस स्टेट्स को बनाने में हेल्प करता है। बताइए क्या इसमें आंसर होगा। रिसेंटली आर्टिकल 244A के बारे में चर्चा हो रही थी न्यूज़पेपर के अंदर, तभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया है। डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये आर्टिकल किस चीज से एसोसिएट करता है। यूजुअली ऐसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जो कि उतने ईजी नहीं होते बताने। देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल 14, 15 आपको कोई भी फंडामेंटल राइट होता तो ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली। आर्टिकल 21 होता तो वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। थोड़ा सा हटके कुछ पूछा जाएगा जो कि न्यूज में भी होगा। सोचिए। चलिए देखिए असम के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, इसी वजह से असम की काफी न्यूज भी आ रही है। अब ये न्यूज आई थी कि देयर इज अ डिमांड फॉर ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम। ये जो डिमांड थी काफी सारे सेक्शंस जो हैं असम के अंदर वेरियस सोसाइटीज जो हैं वो रेज कर रही है कि अंडर आर्टिकल 244 सब आर्टिकल A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोनोमस स्टेट्स जो हैं वो ऑटोनोमस रीजन्स जो हैं वो आपको असम के अंदर देने हैं। इस चीज की डिमांड उठाई जा रही है। आर्टिकल 244A जो है वो अलाउ करता है कि ऑटोनोमस स्टेट बनाने के लिए विद इन द असम इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज। तो यहां पे ये जो डिमांड करी जा रही है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है आर्टिकल 244 सब आर्टिकल A के हिसाब से। और यहां पे जो सोसाइटीज जो स्पेसिफिक सोसाइटीज इस चीज की डिमांड कर रही थी उन्होंने भी आर्टिकल 244 सब आर्टिकल A का हवाला दिया इस चीज के लिए। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इट ऑल्सो एनविसर्ज क्रिएशन ऑफ अ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ टू कैरी आउट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पे सबसे पहले एब्रोगेशन ऑफ स्टेट तो हटा दीजिए, काउंसिल की बात भी नहीं करिए। यहां पे साफ साफ बात करिए कि ऑटोनोमस स्टेट आप बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे करोलरी पॉइंट के अंदर ये भी दिया हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। उसमें कहा है कि देखिए आर्टिकल 244A के हिसाब से जो ऑटोनोमस स्टेट्स है उनको बनाया जा सकता है और उनके अंदर उन ऑटोनोमस स्टेट्स के अंदर आप लेजिस्लेटिव या फिर कहें कि लेजिस्लेचर लोकल लेजिस्लेचर को क्रिएट कर सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर दोनों को भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पे ऑप्शन में 1 2 1 2 3 होता तो हम यहां पर एक को भी इसमें ले सकते थे। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहां पे 4 ऑप्शन दिए बेस्ट आंसर आपका डी है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा के लिए ये आपका एक ऑप्शन सही है और बाकी सारे गलत है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, सही तो सेकंड भी है लेकिन उतना सही नहीं है, थर्ड भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है, फोर्थ भी सही है लेकिन थोड़ा कम सही है। तो बेस्ट आंसर को आपको चूज करना होता है और यहां पे आपका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी विल बी योर बेस्ट आंसर। डिमांड फॉर एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द असम, इसको रेज किया गया, इसी वजह से ये पूरी न्यूज थी। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में सेकंड बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा जगत के अंदर, हो सकता है इसे एनुअली दिया जाता है, ये भी हो सकता है कि हर साल दिया जाता है इसे। दादा साहेब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के फादर के तौर पर उनको जाना चाहता है, किनको, दादा साहेब फाल्के को। बताएं। चलिए, तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है रजनीकांत जी को आफ्टर ही हैज बीन कन्फर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 2019 के लिए रजनीकांत को ये जो प्राइज है, जो अवार्ड है, उससे नवाजा गया है। इस वजह से ये पूरी न्यूज थी। और अगर हम आए तो हमारे यहाँ पे नाम नहीं पूछा जाएगा कि ये अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि ये अवार्ड किसको मिला है, किस व्यक्ति को मिला है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर या दूसरे एग्जाम्स के अंदर। यूपीएससी पूछती है कि बताएं ये अवार्ड जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इज इट द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा? तो यस, इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, ठीक है। या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस चीज से एसोसिएट करता है, ABCD करके, और फिर उसमें आपको सिनेमा ढूंढना पड़ेगा। इज इट प्रेजेंटेड एनुअली? तो क्या हर साल दिया जाता है? तो यस, प्रतिवर्ष इसे दिया जाता है। एंड दादा साहेब इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बात कर रहा है कि स्टार कैंपेनर्स को लेकर 2 क्वेश्चन आज हमारे होने वाले हैं, और क्योंकि अभी काफी जगहों पे इलेक्शन चल रहे हैं तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार कैंपेनर्स एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। स्टार कैंपेनर्स और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ECI keeps a tab on expenditure incurred by individual candidates during campaign। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक टैब रखती है, कितना खर्चा किया जा रहा है इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा ड्यूरिंग द कैंपेन हो सकता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इलेक्शनरिंग बाय द स्टार कैंपेनर इज नॉट एडिड टू अ कैंडिडेट्स पोल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे अगर कोई भी पोल के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन स्टार कैंपेनर के ऊपर जो खर्चा होता है उससे इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। सोचिए, चलिए देखिए यहां पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो यस, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, क्योंकि खर्चा जो होता है एक लिमिट में ही किया जा सकता है, इसी वजह से उसके ऊपर टैब भी रखा जाता है कि वो एक लिमिट से बियॉन्ड ना हो। अब लिमिट क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ECI जो है वो टैब रखते हैं इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और आगे जाके जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे या फिर हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यस किस इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा लोग यही कोशिश करते हैं कि स्टार कैंपेनर्स उनके यहां पे कैंपेनिंग करें, क्योंकि उसका एक इंपैक्ट भी पड़ता है, और स्टार कैंपेनर के ऊपर होने वाले खर्चे को कैंडिडेट के खर्चे में ऐड भी नहीं करते हैं। तो वो एक तरीके से एक्सटेंशन के तौर पे काम करता है कि यहां पे खर्चा भी काउंट नहीं होगा और कैंपेनिंग भी हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ठीक हो जाती हैं। आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए चलते हैं एक इसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे लेकिन बाद में, बट पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कारगिल जस्कर रोड को लेकर है। पूछा गया कारगिल जस्कर रोड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जास्कर कारगिल रोड वाज डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे इन 2017 बाय द सेंटर के द्वारा 2017 में इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया था। द रोड विल बी अ की फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिमोट रीजन ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो एक रिमोट रीजन है उसकी डेवलपमेंट में इसने काफी इंपॉर्टेंट ये रोल जो है प्ले करेगी। द 4 लेन कारगिल जास्कर NH 301 रोड इज सैंक्शन अंडर EPC मोड। EPC मोड के अंदर इसे जो है लेके आया जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो कारगिल जस्कर रोड के बारे में देख लेते हैं। कारगिल जस्कर रोड जो है यस, इसे 2017 में नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। एट द सेम टाइम लद्दाख के अंदर एक्सेस जो है वो मिलेगा। लद्दाख के जो रिमोट रीजन्स है वहां पर की एरियाज के अंदर एक्सेस जो है इस पर्टिकुलर सड़क के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी अब हो पाएगी। ये जो पर्टिकुलर कारगिल जस्कर NH 301 रोड है इसे EPC मोड के अंदर सैंक्शन किया गया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट इट इज अ 2 लेन रोड। 4 लेन नहीं है, 2 लेन है, इसी वजह से आंसर आपका क्या हो जाता है? ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लद्दाख रीजन का, और यहां पे नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टार कैंपेनर को लेकर एक और क्वेश्चन है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, और वहां पर एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। अगर आपने वहां पर एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना होगा, सो यहां आपके सामने वही का वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। सो हाउ मेनी स्टार कैंपेनर्स आर देयर इन अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी? तो कितने अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं? 10, 20, 30 या फिर 40? जल्दी से बताएं। चलिए तो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं, एंड जस्ट 50% ऑफ दैट जो आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके स्टार कैंपेनर्स होते हैं, दैट इज नंबर विल बी 20। 20 स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो हो सकते हैं यहां पे।
चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार। कई बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं, और जब वो नहीं पता होता, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक फायदा ये रहता है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है या दूसरी स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी समझ में बन जाती है। वहां पे एबीसीडी में से आप 2 या एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एक्स्ट्रा आप नॉलेज को अप्लाई करके, कॉमन सेंस को अप्लाई करके इवेंचुअली अपने ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है, तो वहां पर कॉमन सेंस को अप्लाई करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होते हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम काफी फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पे स्ट्रेट अवे या तो आपको आंसर पता है, यस, तो आप मार्क कर देंगे, या फिर नहीं पता और फिर आपको स्किप करना पड़ेगा। तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर छूटे ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाने से पहले आपको मैं 100 डेज और 200 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं ना। 200 डेज की सीरीज आप उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर तैयारी करना चाहते हैं। 100 डेज की सीरीज में आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर आपको डेली बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कवर किए जाते हैं वो आप कर सकते हैं, चाहे तो एक दिन में 2 या 3 दिनों को भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मिनिमम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मटेरियल है, जो वीडियोस हैं, वही मैं आपको दे रहा हूं, सो दैट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो या तो 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो पूरा अच्छे से पूरे कोर्स को कंप्लीट करिएगा, मिशन यूपीएससी 2022 के लिए तैयारी करिएगा, इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। और इसके लिए आप डिले मत करिएगा, क्योंकि अदरवाइज फिर किसी क्रैश कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा और फिर चीजों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें स्किप भी हो जाती है। जब आपके पास टाइम है तो उस एक मिनट का अच्छे से इस्तेमाल करें। मिशन यूपीएससी 2022 में एवरी डे इज अ गिफ्ट फॉर यू, हर दिन को यूज करें। यहां पे दिस इज द 500 डेज सीरीज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिल रहे हैं। अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें और अच्छे से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक होलिस्टिक तैयारी जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच कंट्री लॉन्च्ड बैकाल जीवीडी रिसेंटली। रिसेंटली किस देश ने बैकाल जीवीडी को लॉन्च किया है? क्या यूएसए ने किया है, रशिया ने किया है, इंडिया ने किया है, या फिर चाइना ने किया है? बताएं। चलिए देखिए, रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे बड़ों में से एक है। वन ऑफ द बिगेस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको कि बैकाल जीवीडी कहा गया। जीवीडी है स्टैंड्स फॉर गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। लिख देता हूं मैं एक बार, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया गया इन द वाटर्स ऑफ लेक बैकाल, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन। कहां पे सिचुएट करती है, कहां पे लोकेट करती है? लेक बैकाल कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। दुनिया की डीपेस्ट लेक है ये। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेलीस्कोप विच स्टार्टेड इन 2016 में इसे बनाना शुरू किया गया था। एंड इट इज मोटिवेटेड बाय द मिशन टू स्टडी इन डिटेल। क्या स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया? क्या इसके पीछे पूरा का पूरा मोटिवेशन था? फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको कि कहा जाता है न्यूट्रिनोस, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली न्यूट्रिनोस को स्टडी करने के लिए जीवीडी, बैकाल जीवीडी जो है उसे बनाया गया और लेक बैकाल के अंडर इसे रखा गया है, इसी वजह से बैकाल यहां पे लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्वेश्चन 7 लेक बैकाल को लेकर ही। लेक बैकाल, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपका जो टेलीस्कोप है लेक बैकाल के अंदर रखा गया, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी लेक बैकाल के ऊपर बन के आ सकता है। अगर करंट अफेयर्स का बैकाल जीवीडी के ऊपर नहीं भी आता है तो ऐसा भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन आ जाए, तो हम पूरी प्रिपरेशन अपनी करके चलेंगे। लेक बैकाल के बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, तो नंबर भी दे दिया, किस चीज के लिए नंबर दिया वो भी दे दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर, और फ्रेश वाटर भी बता दिया, ठीक है, बाय वॉल्यूम। एक एक शब्द का यहां पे इंपॉर्टेंस है। इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक, दुनिया की सबसे पुरानी लेक है ये, हो सकता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट लेक है ये भी हो सकता है। आप सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं।
तो लेक बैकाल जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूं, एंड लेट मी राइट इट हियर। इट्स अ रिफ्ट लेक जो कि साइबेरिया में लोकेट करती है, राइट। तो ये चीज आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है। लेक बैकाल जो है इट इज द लार्जेस्ट, not the second largest, not the third largest, it is the largest fresh water lake by volume, ठीक है, containing 22 to 23% of world's fresh surface water। तो जो आपका पूरी दुनिया का जितना भी फ्रेश सरफेस वाटर है उसका 22 से 23% ये लेक अपने अंदर कंटेन करती है, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है 1642 मीटर है, ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसी वजह से ही इसे वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक भी कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं डीपेस्ट लेक। इसके अलावा बात करी जाए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक भी है, यह माना जाता है कि 25 से 30 मिलियन ईयर्स पुरानी लेक है ये। एट द सेम टाइम यहां पर ये 7th लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। लेक बैकाल फॉर्म्ड एज एन एंशिएंट रिफ्ट वैली और एक लॉन्ग क्रेसेंट शेप्ड की है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और वैसे भी रिफ्ट वैली से बनी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके अलावा मुझे लगता है इतने फैक्ट्स इसको लेकर काफी रहेंगे। यूनेस्को ने लेक बैकाल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1996 के अंदर, तो ये भी एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतनी चीजें एग्जाम के हिसाब से काफी अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लेक है, 25 से 30 मिलियन ईयर्स पुरानी है, बिल्कुल ठीक है। 7th लार्जेस्ट लेक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्रेसेंट शेप के, ये भी बता दिया। लेकिन फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल है, बाय वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, लार्जेस्ट है बिल्कुल, लेकिन सेकंड नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब इट इज द लार्जेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहां पे एक बार आप दोबारा से देख लीजिए इसको, लेक बैकाल को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि माइनएप 2020 के बारे में पूछा गया। माइनएप 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा? फिर देखेंगे कि ये है क्या। चलिए देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा माइनएप 2020 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीटीई वेब पोर्टल। माइनएप 2020 एक प्लेटफॉर्म है जो कि एनसीटीई का वेब पोर्टल है। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये इनवाइट करता है सजेशंस को फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके लिए ड्राफ्ट जो है वो इसके थ्रू मंगवाया गया, ठीक है। साथ ही साथ नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप जो है वो भी, उसके ऊपर भी जो सजेशन है वो इसके द्वारा मंगवाए गए हैं, ठीक है। तो माइनएप 2020 द प्लेटफॉर्म सीक्स टू इनवाइट सजेशन किस एरिया में? फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, किस एरिया में? ताकि एनपीएसटी दैट इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एंड एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसके ड्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो हमें मिल पाए और हम एजुकेशन सेक्टर को और भी आगे लेके जा सकें, इस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, एजुकेशन मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विद विच कंट्री इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग शांति अग्रसेना 2021 एक्सरसाइज। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हम लॉन्च करने वाले हैं? म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका एंड भूटान? बताएं। चलिए, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति अग्रसेना 2021, जिसका मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ठीक है। शांति अग्रसेना का मतलब है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन। क्या नाम है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। और 50 इयर्स ऑफ लिबरेशन जो है उनको मार्क किया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे कि बंगबंधु के बारे में, शेख मुजीबुर रहमान जी के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारे एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है वो भी यहाँ पर लाई गई है बिकॉज ऑफ द बर्थ सेंटेनरी। ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें 30 लोग होने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, जेसीओज रहेंगे, बटालियंस इसमें रहने वाली हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंका आर्मी जो है वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंडिया विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस प्राइमरली। देखिए अब यहाँ पे आपको श्रीलंका भी दिया, बांग्लादेश भी दिया।
और इवन भूटान भी दिया। अगर यहां पर ये चारों जो देश हैं वो 1 2 3 4 करके दिए होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, और फिर ABCD में ऑप्शन होते 1 2 1 2 3 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिर हम उस तरीके से चूज करते हैं कि इसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है। लेकिन अभी क्योंकि हमें एक आंसर चूज करना है तो हमें यहां पे क्या चूज करना पड़ेगा, बांग्लादेश चूज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द बेस्ट आंसर। इवन तो श्रीलंका और भूटान भी गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पे फोकस एरिया जो है वो बांग्लादेश के ऊपर है, इवन दो इट इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, बट क्योंकि फोकस एरिया बांग्लादेश है, सेंटेनरी है, और यहां पर जो उनके फादर ऑफ द नेशन है उनको कमेमोरेट किया जा रहा है, इसी वजह से आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम थीम की बात करें, थीम इस बार का रखा गया रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। क्या रखा गया? रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेके टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर, इवन यूएसए जो है वो भी अपनी अटेंडेंस जो है वो देंगे थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज, लेकिन वो ऑब्जर्वर के तौर पे देंगे, ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? बांग्लादेश है इसमें, श्रीलंका भी है, भूटान भी, और इंडिया तो इसके अंदर अपने कॉन्टिजेंट भेज ही रहा है, ठीक है। इट्स अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यूपीएससी का कुछ पता नहीं चलता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बना लेता है जिसके अंदर फिर समझ में नहीं आता कि ये तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, तो अब मैं इनमें से किसको चूज करूं, बट किसी ना किसी एक को तो चूज करना ही है ना। सो यू चूज द बेस्ट आंसर। वही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हमारे टाइम पर भी होते थे, आपके टाइम पर भी होंगे, जहां पर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर आपको लग सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के तौर पर निकल सकते हैं एक से ज्यादा करेक्ट आंसर, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, आपको गुड आंसर चूज नहीं करना है। देयर विल बी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड और बेटर को छोड़ दीजिएगा, जो गलत है वो तो वैसे ही गलत है, बेस्ट को चूज करिएगा, यहां पर बी इज द बेस्ट। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्री शिव कुमार स्वामीगलु। तो यहाँ पे इनको लेकर पूछा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ही वॉज लिंगायत रिलीजियस फिगर, लिंगायत रिलीजियस फिगर थे वो। ही फाउंडेड द श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी, हो सकता है। ही वॉज ऑल्सो रेफर टू एज नादे दवुआ देवारू, दैट इज वॉकिंग गॉड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, हो सकता है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ही एक्चुअली बोर टू श्री 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 शिव कुमार स्वामीगलु ऑन हिज जयंती। 2007 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अवार्ड किया था कर्नाटका रत्न अवार्ड, जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, शिव कुमार जी को। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म भूषण जो था वो भी अवार्ड किया था। और अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थे और उन्होंने ही एक्चुअली बोर्ड टुवर्ड्स शिव कुमार जी, तो यहाँ पे उनकी जयंती के ऊपर, तो इसी वजह से जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो यस, ही वाज द लिंगायत रिलीजियस फिगर, बिल्कुल ठीक है। देन सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उन्हें वॉकिंग गॉड भी कहा जाता था इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये बात भी ठीक है। आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 अप्रैल पे हम पहुंच चुके हैं। अब देख लेते हैं जो एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 एरियाज को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले टकलामकान डेजर्ट के बारे में जानेंगे, देन शामल विंड्स क्या है, वार्म करंट्स के बारे में, लोकेशन इनकी जानेंगे, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करेंगे, दानिश सी, साइक्लोन्स, अफ्रीका, बुल्गारिया, जॉर्डन, और इसके अलावा दूसरे मैप रिलेटेड क्वेश्चन ऐसी जगहों के ऊपर जो कि न्यूज में थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टकलामकान डेजर्ट किस कंट्री के अंदर लोकेट करता है, ठीक है। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। मैं आपको न्यूज बताऊंगा, बट पहले क्या ये मोरक्को में है, चाइना में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, या फिर सूडान में है? सोचे। चलिए, तो एक आर्टिकल था द हिंदू के अंदर जिसमें बताया गया था कि हाउ डस्ट कैन इन्फ्लुएंस मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल इन विच टकलामकान डस्ट इज मेंशन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था जिसमें बताया था कि जो डस्ट होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट को, मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करती है, प्रेसिपिटेशन जो है उसे इंक्रीज करती है, और उसी आर्टिकल के अंदर टकलामकान डस्ट और टकलामकान के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड इन, वेयर इज इट? इट इज इन चाइना। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैप के ऊपर देखिए एक बार। सो दिस इज गोबी, ये इसके साथ ही है, जिसमें आपको गोबी जो डेजर्ट है ये आपको चाइना में भी फॉल कर रहा है, मंगोलिया में भी है। दिस इज टकलामकान, ठीक है। चलिए, नीचे इंडिया है ये, एंड दिस इज चाइना।
चलिए, इसमें मैं आपको कुछ और इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स बता देता हूं। इसे सी ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जो टकला मकान है इसे निकनेम के तौर पे सी ऑफ डेथ। सी ऑफ डेथ कहने का रीजन यही है क्योंकि ये कहा जाता है कि आप इसके अंदर जा तो सकते हैं लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली टकला मकान जो है ना, ये उइगर लैंग्वेज लिया गया है। आपको याद होगा यहाँ इसी रीजन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, तो उन्हीं की जो लैंग्वेज है वहीं से ये शब्द आया टकला मकान, जिसका मतलब होता है यू कैन गेट इन बट यू कांट गेट आउट। आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर फ्रेज की वजह से इसे सी ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। शामल विंड्स ब्लोज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो किस रीजन के अंदर शामल विंड जो है वो ब्लो करती है? गल्फ रीजन, कोरियन पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्दर्न यूरोप? सोचिए। चलिए, तो द हिंदू के अंदर ही आर्टिकल दिया था जिसमें शामल विंड्स के बारे में जिक्र किया गया था। सो दे फ्लो इन गल्फ रीजन। गल्फ रीजन में खाड़ी क्षेत्र के अंदर दे फ्लो। और यहां पर आप उसे मैप के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ईरानियन प्लेटू, ये आपके शामल विंड्स हैं। देन अरेबियन डस्ट भी दिख रही होगी एंड इंडियन समर मॉनसून। तो ये न्यूज थी पूरी इस डस्टी रीजन को लेकर, तभी हमने पहले दो क्वेश्चन यहां से बनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द वार्म करंट्स? तो तीन आपको करंट्स के नाम दिए, आपसे पूछा कि तीनों में से कौन कौन से वार्म करंट्स है, ये आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। ब्राजील करंट, क्या ये वार्म करंट है? अलास्कन करंट, पेरू करंट, बताएं। चलिए देखिए, ब्राजील करंट इज अ वार्म करंट, ठीक है। आपका अलास्कन करंट जो है वो भी आपका वार्म करंट है, अभी मैं आपके ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन पेरू करंट जो है इट इज अ कोल्ड करंट। तो आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। और अभी देखते हैं ब्राजील, अलास्कन एंड पेरू करंट को मैप के ऊपर। यहां पे कलर कोडिंग के थ्रू बता रखा है, राइट। तो अगर देखेंगे दिस इज अलास्का, वार्म करंट है, नीचे ब्राजील करंट है, ये भी वार्म करंट है, लेकिन ये आपको पेरू जो डिफरेंट कलर से है, पेरू करंट, ये आपका कोल्ड करंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है, पूछा गया कहां पर ये लोकेट करता है, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये लोकेट करता है, ठीक है। 27 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेड बॉडी मिली है। बेसिकली ये जो बर्ड्स थे डेड पाए गए हैं एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और इसी वजह से न्यूज थी और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनाया है। आपको बताना है कि ये पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लद्दाख में है, हिमाचल में है, अरुणाचल में है या सिक्किम में है, सोचिए। चलिए, तो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेट करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। और 27 माइग्रेटरी बर्ड्स जो थे हिमाचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर डेड पाए गए हैं। ये एक काफी दुखदायी न्यूज थी, लेकिन क्योंकि मैप रिलेटेड जगह न्यूज में थी, क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंग डैम की लोकेशन जो है एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द रीजन, जो ये शेडेड रीजन आपको दिखा रखा है, ये आपका हरियाणा, पंजाब, ऊपर ही आपका हिमाचल है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है दानिश स्ट्रेट्स कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सी बॉडी? तो दानिश स्ट्रेट जो है वो किन दो सी बॉडीज को कनेक्ट करती है? क्या ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है, रेड सी गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है, बाल्टिक सी या नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है, गल्फ ऑफ ओमान या फिर अरेबियन सी को कनेक्ट करती है? अभी न्यूज थी, आप जानते हैं कि सुएज कैनाल के अंदर ब्लॉकेज हुआ था और इसी वजह से इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज भी नए नए रास्ते निकालने की कोशिश कर रही थी, और तभी इस पर्टिकुलर स्ट्रेट का भी जिक्र हुआ था। सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो थी वो न्यूज में दी गई थी, जिसमें दानिश स्ट्रेट्स का भी जिक्र काफी ज्यादा हुआ था। तो बताएं दानिश स्ट्रेट जो है वो किन दो बॉडीज को कनेक्ट करती है? चलिए एक मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो यहां पे मैप के ऊपर आप देख सकते हैं दिस इज द बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, और आपका एक चेक पॉइंट है दानिश स्ट्रेट का। तो बाल्टिक एंड नॉर्थ सी जो है इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर है? यस, सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और सुएज कैनाल को लेकर भी क्वेश्चन इस बार बन के आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले वंस अगेन आप प्री-50 कोड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज अभी कुछ दिन के लिए ही इसे एक्टिवेट किया गया है। आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट करी थी, मुझे भी लगा कि प्रीलिम्स आ रहा है तो इस तरीके से कुछ रखना चाहिए, सो दैट आपको एनरोलमेंट करने में परेशानी ना हो। देखिए एनरोलमेंट करिएगा जरूर, लेकिन
जैसे अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं या 100 डे 200 डेज की सीरीज लेते हैं, उसमें जो असाइनमेंट्स होंगे उसको करिएगा अच्छे से जरूर, बिकॉज वही चीज आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करने वाली है। अगर आप 100 डेज की सीरीज लेते हैं, वहां पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप जब इसको करें तो यही मान के करें कि ये जो चीज है ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, और आपको अभी एक ही बारी में इसे समझ के अच्छे से करना है, ताकि जब एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है या फिर जब आप एमसीक्यूज इसके अंदर सोल्व कर रहे होंगे, तो यही सोच के करिएगा कि ये स्टेटमेंट्स जो है एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाएंगी, तो मुझे इसे बिल्कुल अच्छे से करके जाना है ताकि एग्जाम में वो 30-35 एक्स्ट्रा मार्क्स आप ले पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैच द फॉलोइंग को लेकर है। लेफ्ट साइड पे आपको साइक्लोन्स के नाम दिए हैं, राइट साइड पे आपको कंट्रीज के नाम दिए हैं। तितली के सामने दिया है पाकिस्तान, एम्पान के सामने दिया है ओमान, फानी के सामने दिया है बांग्लादेश। सोचिए यहां पे आपको बताना है कि कौन सा साइक्लोन जो है और उसकी कंट्री जो है, मतलब किस कंट्री ने। आप जानते हैं कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनको नाम जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज देती है, तो ये नाम किस किस ने कौन कौन सा नाम दिया। क्या तितली नाम पाकिस्तान ने दिया है, क्या एम्पान नाम जो है ओमान ने दिया है, और फानी बांग्लादेश ने दिया है। सोचिए। चलिए, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो नेमिंग है वो कंट्रीज करती है। मैं आपको पूरा यहां पे दिखाता हूं ये नेमिंग किस तरीके से करी जाती है। देखिए, ये आपके नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन्स के जो नाम है अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी लिस्ट देती है। जैसे कि बांग्लादेश ने ओनिल, ओगनी, लिस्ट 3 में निशाम, गिरी, हेलन, चपला, ओकी, फानी ये नाम दिए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने फनूस, नरगिस, लैला, नीलाम, नीलोफर, वारदा, तितली, बुलबुल ये नाम दिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लिस्ट के हिसाब से नाम देते हैं और एक सीक्वेंस से चीजें चलती हैं जिसमें सभी कंट्रीज के जो नाम है धीरे धीरे कवर होते जाते हैं। जैसे इंडिया का नाम देखें तो अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु ये नाम जो है ये भारत के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और हमने पीछे देखा था, अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो तितली नाम पाकिस्तान के अंडर ही था, बिल्कुल ठीक है, और फानी नाम जो था बांग्लादेश के अंडर ही था। ठीक है, लेकिन हमने ओमान का नहीं देखा। ओमान देख लेते हैं कि एम्फान नाम जो है वो क्या ओमान ने दिया है या फिर किसी और कंट्री ने दिया है, वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एम्फान आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है? यस, अगर देखेंगे यहाँ पर ये लास्ट में एम्फान जो है ये लिस्ट 8 के अंदर है और किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ओमान जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्योंकि एम्फान जो है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया, ओमान के द्वारा नहीं दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ इन तीनों कंट्रीज में से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर को शेयर करती हैं? नमीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए एक बार मैप के ऊपर देख ही लेते हैं। नमीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना दिया है यहाँ पे। सो नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो नमीबिया दिख रहा है, जाम्बिया नहीं है, जाम्बिया ऊपर है, देखेंगे अगर आप ये रहा, नीचे जिम्बाब्वे है, एंड बोत्सवाना दिख रहा होगा आपको, मोजाम्बिक भी दिख रहा है। और फिर यहाँ पे आपको 2 कंट्रीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपकी स्वाजीलैंड थी, राइट, स्वाजीलैंड याद आ रहा होगा आपको, और दूसरा लिसोतो। लैंडलॉक्ड है दोनों ही, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी कंट्रीज थी, साउथ अफ्रीका के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल अंदर अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इट्स दे आर मोर लाइक कंट्रीज विद इन द कंट्री। चलिए, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? नमीबिया था, बिल्कुल था, बोत्सवाना था, बिल्कुल था, जाम्बिया था, नहीं जाम्बिया नहीं था, क्या था? जिम्बाब्वे था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ दिन पहले मैंने आपको जाम्बिया के बारे में पढ़ाया था, दैट वाज अ डिफरेंट जाम्बिया, जाम्बिया विद अ जी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जाम्बिया की जो लोकेशन आपने दिखाई है वो सही नहीं है, बट 2 तरीके के जाम्बिया है, एक ये जेड वाला जाम्बिया है, एक वो जी वाला जाम्बिया है। तो जब मैंने पुराना पढ़ाया था वो जी वाला पढ़ाया था, ये आज जो आप देख रहे हैं ये जाम्बिया जेड वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही अफ्रीका के अंदर लोकेट करती हैं, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके के जाम्बिया एग्जिस्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है विच सी या ओशन शेयर्स बॉर्डर विद बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ कौन सा सी या ओशन अपना बॉर्डर शेयर करता है? नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, एगियन सी या ब्लैक सी। अब रिसेंटली जो बुल्गारियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी 4th टर्म को शुरू कर रहे हैं, इसी वजह से बुल्गारिया न्यूज में था। लेट्स सी, यहां पर एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं। दिस इज बुल्गारिया, यहां पे आपको ब्लैक सी से बॉर्डर टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अदरवाइज देखेंगे मेडिटेरेनियन नीचे है, आपका एगियन सी भी नीचे है, दूर पड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा? द मोस्ट करेक्ट आंसर या द बेस्ट आंसर जो यहां पे होगा, बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है? ब्लैक सी के साथ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जॉर्डन। जॉर्डन को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपसे पूछे बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट ऑफ इराक, इराक के वेस्टर्न साइड पे लोकेट करता है। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ सीरिया, सीरिया के सदर्न डायरेक्शन में ये लोकेट करता है। इट इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए यहां पे एक बार इसकी लोकेशन देखें जॉर्डन की। सो जॉर्डन, दिस इज जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक इसके वेस्ट में है, बिल्कुल ठीक है। सीरिया के साउथ में है, बिल्कुल ठीक है। और अगर देखेंगे इसको नीचे से, नीचे सी ऑफ अकाबा, सी ऑफ अकाबा पे ये ओपन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड नहीं है। सी ऑफ अकाबा सदर्न डायरेक्शन के अंदर ये सी ऑफ अकाबा को टच करता है, इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है सी के अंदर। चलिए तो यहां पे जो स्टेटमेंट्स थी आपकी, पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि 26 किलोमीटर, ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं है, सिर्फ 26 किलोमीटर ये ओपन होता है गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर। ठीक है, जो कि रेड सी के अंदर इसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा आपका बी। पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा में ओपन होता है जो कि रेड सी का एक्सेस इसको देता है। जॉर्डन प्रिंस जो हैं उनको अभी हाउस अरेस्ट में रखा गया है, इसी वजह से ये न्यूज थी, लेकिन हमारे लिए वो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोकेशन मैप जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो पर्टिकुलर जगह न्यूज में होती है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में लगाना है। अगर मैप कुछ इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको नॉर्थ से साउथ में लगाना है। मकाओ है, मनीला है, होचिमिन सिटी है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं, मकाओ, मनीला एंड होचिमिन किस तरीके से नॉर्थ से साउथ में फॉल करते हैं। चलिए सो दिस इज द प्लेस। अगर आप देखें थोड़ा सा बड़ा करके इसे, सबसे ऊपर यहां पे आपको मकाओ दिख रहा होगा, हांगकांग के बिल्कुल पास में, राइट। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां पे ईस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको मनीला दिख रहा है, राइट, फिलीपींस का। अब हम थोड़ा सा वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको होचिमिन सिटी भी यहां पर दिख रही है वियतनाम के अंदर, राइट। तो ऑलरेडी जो तीनों यहां पे सिटीज के नाम दिए हैं वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 1, 2 एंड 3। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको 10 क्वेश्चन के अंदर 10 अलग अलग मैप्स दिखा दिए हैं, और आई होप अब इससे कंसर्निंग कोई क्वेश्चन या इससे आसपास की कोई जगह पूछी जाती है तो डेफिनेटली आप आंसर करने के लिए केपेबल रहेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं, और यहां पर द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। टॉपिक्स देख लीजिए, जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे ली पैरोज के साथ, देन यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कशन होगा। एनएसए को डिस्कस करेंगे, स्पाइस बोर्ड, आईएनएस विराट, वेरियस एक्सरसाइज, संकल्प से सिद्धि डिस्कशन करेंगे, ट्राई फूड स्कीम के बारे में जानेंगे, सदाबहार मैंगो को डिस्कस करते हुए हम एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडिया कंडक्ट्स ला पैरोज एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इंडिया इन्वॉल्व होता है इस ला पैरोज एक्सरसाइज के अंदर? क्या फ्रांस के साथ, इजराइल, जर्मनी या साउथ अफ्रीका? सोचिए। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया का जो नेवी शिप है आईएनएस सतपुड़ा नाम है उसका, और आईएनएस किल्टान अलोंग विद P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पैरोज है, इसमें ये ईस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आज इसका फाइनल अल्टीमेट डे है क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक्सरसाइज वहां पर कराई जा रही है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो था ला पैरोज का ज्वाइंट एक्सरसाइज का, ये फ्रांस ने शुरू किया था 2019 के अंदर, और तब इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस यहां के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और अभी जो है इस बार इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और इंडिया की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा एंड किल्टान ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आंसर क्या हो जाएगा, ए, फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। कहां पे हो रही है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर। 3 दिन की एक्सरसाइज थी, 5 तारीख, 6 तारीख और आज का जो दिन है 7 तारीख। तो आज ये फाइनली कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, 3 दिन से लगातार इस एक्सरसाइज को करा जा रहा है, नेवल एक्सरसाइज है। चलिए चलते हैं। अब वैसे एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए फ्रांस का इस रीजन में आने का मतलब नहीं समझ में आता है, राइट, लेकिन फ्रांस भी जो आपका इंडियन ओशन है इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है।
ठीक है। हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड के अंदर कौन कौन है? यूएस है, इंडिया है, जापान है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी जो है अब वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रही है और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की बात कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है व्हाट इज द 2021 थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो 2021 में जो इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस चीज का? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने का। इसका थीम आपको बताना है, ठीक है। एवरी ईयर इसे ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन थीम जो है, डेट आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए, अगर आप पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है आपसे डेट पूछ ली जाए कि किस दिन को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन थीम जो होगा यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेट्स यूपीएससी नहीं पूछता है, लेकिन थीम्स पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, एवरी ईयर 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। 21 मार्च के आसपास जब न्यूज आई थी तब भी ये चीज काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था। अभी रिसेंटली भी इसे न्यूज़पेपर में पाया गया था, तो मुझे थीम जो था वो अलग सा दिखा और मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको यहां पे प्रेजेंट करके दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज यूएनजीए, इसने 1966 के अंदर प्रोक्लेम किया था कि 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हर साल कमेमोरेट किया जाएगा। तो किसने कहा था? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 से इसे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। और अगर हम थीम की बात करें, इस बार जो थीम है वो है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए के बारे में पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है NSA empowers the state to detain a person without formal charge and without trial। तो किसी फॉर्मल चार्ज के बिना ट्रायल के डिटेंशन करा जा सकता है NSA के अंदर। NSA इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। NSA कैन नॉट बी इन्वोक व्हेन पर्सन इज ऑलरेडी इन ए पुलिस कस्टडी। अगर वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है तो NSA को इन्वोक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन बनाने का रीजन ये भी है क्योंकि जब आप डीएम बनेंगे, स्टार्टिंग में तो एडीएम बनेंगे, एडीसी बनेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर भी आपको NSA के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो ऑर्डर्स होते हैं इसको लेकर वो आप ही को पास करने हैं। नाउ सोचें इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जो है, ये भी न्यूज में था, इसमें बताया गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाता है और जैसे ही वो रिलीज होते हैं, और अगर किसी को बेल मिलती भी है तो वो रिलीज होने वाले होते हैं, उन्हें दोबारा से NSA लगाकर जुडिशियल कस्टडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये पूरी न्यूज थी। लेकिन देखिए, कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एग्जामिनेशन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। यहां पर होता क्या, देखिए NSA लगाया जाता है जब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करनी होती है। और यहां पे पहली जो 2 स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें एक मिलती जुलती चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। NSA एम्पावर करता है स्टेट को टू डिटेन अ पर्सन विदाउट फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल। विदाउट फॉर्मल चार्ज के डिटेंशन किया जा सकता है, और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन भी इसके अंदर रहता है। इसके अंदर होता क्या, देखिए जब कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में भी है तो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों में से जो भी उपाधि उसे मिली हुई है, वो NSA को इन्वोक कर सकता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, ठीक है। तो NSA कैन नॉट बी इन्वोक व्हेन पर्सन इज ऑलरेडी इन ए पुलिस कस्टडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएम चाहे, डीसी चाहे तो वो NSA को तब भी इन्वोक कर सकता है। एट द सेम टाइम जब किसी व्यक्ति को बेल मिल जाती है, ठीक है, और बेल मिलने के बाद अब उसकी रिहाई होने वाली होती है, लेकिन उसकी रिहाई को रोकने के लिए NSA उसके ऊपर लगाया जा सकता है और उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इफ द पर्सन हैज बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट, सेम पर्सन को डिटेन दोबारा से किया जा सकता है NSA लगाकर, ठीक है। तो कोर्ट ने एक्विटल दे दिया, उसके बाद भी NSA लगाकर उसको दोबारा से डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे NSA से प्रिवेंटिव डिटेंशन लो, बिल्कुल ठीक है। एम्पावर करता है ये कि किसी पर्सन को डिटेन किया जा सके विदाउट अ फॉर्मल चार्ज, विदाउट अ ट्रायल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पुलिस कस्टडी में भी इसको इन्वोक किया जा सकता है। और पावर किसके पास होती है? डीसी, डीएम के पास पावर होती है, और ये पुलिस के पास ये डिटेंशन ऑर्डर्स की पावर नहीं होती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। NSA के जो ऑर्डर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं, पास्ड ईदर बाय द डिस्ट्रिक्ट या कहें डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिविजनल कमिश्नर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी इसे पास कर सकता है, लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है। और इसमें जो एलिगेशंस होते हैं, किसी स्पेसिफिक एलिगेशंस के ऊपर, वायलेशन ऑफ लॉ के ऊपर, ये ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका आंसर होगा पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर है। पूछा कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको बताना है। 4 मंत्रालय आपके सामने दिए, देयर आर 4 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सोचे, स्पाइस बोर्ड इज वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड्स फंक्शनिंग अंडर अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ऑटोनमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52
52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस, 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस जो हैं, जो एक शेड्यूल में लिखे हुए हैं, उनको यहां पर एक्सपोर्ट में बढ़ावा देना, कैसे उसका एक्सपोर्ट करना है, उसके एक्सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इसके हाथ में है। और ये आता है किसके अंदर? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। अपेडा किसके अंदर आता है? उसको भी अगर आप ध्यान दें, अपेडा और स्पाइस बोर्ड को मैं जान के साथ में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है? इट इज एन ऑटोनमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम। ठीक है, तो कार्डमम का डेवलपमेंट करना हो, स्पाइस का प्रमोशन करना हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। अपेडा का काम क्या था? प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर फूड आइटम्स को एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, वो भी किसके अंदर आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती थी। तो यहां से आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसी एजेंसी जो बनाई है जो कि एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड आइटम्स को एक्सपोर्ट के प्रमोशन में कहीं ना कहीं रोल निभाती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आ रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 विराट को लेकर है, आईएनएस विराट को लेकर पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। आईएनएस विराट वाज द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर आईएनएस विक्रमादित्य वाज कमीशन इन 2013, हो सकता है। सेकंड, द शिप वाज कंप्लीटेड एंड कमीशन इन 1959 एज द रॉयल नेवीज एचएमएस हर्मिस। सोचे, वैसे ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहां पे कुछ नई चीजें हैं। लेट्स सी आपको लास्ट टाइम की एक्सप्लेनेशन में से कुछ याद है कि नहीं। चलिए देखिए, आईएनएस विराट द नेवीज डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैज बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ शिप ब्रेकर हु हैज ऑलरेडी टोन डाउन 40% ऑफ इट्स बॉडी। तो ये जो पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है किसका? एक पर्टिकुलर शिप ब्रेकर कंपनी का, जो 40% इसकी बॉडी को ऑलरेडी ही तोड़ चुका है। ठीक है, चीफली इसमें स्क्रैप निकलेगा और इस तरीके से स्क्रैप को निकाल कर ही इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द प्राइवेट कंपनी दैट वांट्स टू टर्न द वेसल इनटू मैरीटाइम म्यूजियम कम एडवेंचर सेंटर, की आप इसको म्यूजियम जो है वो भी बना सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो 40% तो ऑलरेडी से स्क्रैप डाउन किया जा चुका है, लेकिन एक प्राइवेट ग्रुप ने अप्रोच किया था और वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बेटर ये होगा कि हम इसको म्यूजियम बना दें। फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया और इसके ऊपर एक स्टे लगा दिया था। अभी वो स्टे को हटाया जा रहा है। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या इसकी जो एक अनफोल्डिंग होती है, देखते हैं कि क्या इसे म्यूजियम में तब्दील किया जाता है या फिर क्या इसे पूरे तरीके से स्क्रैप डाउन कर दिया जाता है। चलिए, तो यहां पे देखें तो आईएनएस विराट वाज द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर आईएनएस विक्रमादित्य को जब कमीशन किया गया था। बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। जो ये शिप है इसे कंप्लीट और कमीशन किया गया था 1959 में रॉयल नेवी एचएमएस हर्मिस के द्वारा। ये दो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज हम एक्सप्लेनेशन के अंदर पहले आज से आई थिंक 8 से 10 दिन पहले क्वेश्चन हमने किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट और आईएनएस विराट न्यूज में था और तब मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेनेशन में बताई थी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था प्री 50 कोड के लिए 50% डिस्काउंट के लिए, सो दैट इज स्टिल एप्लीकेबल। इसे दोबारा से लेके आया गया है, आप प्री 50 कोड को यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, इस बार अपना 100% देके एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं और यहाँ पे प्री 50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 या 2023 के लिए, तो वहां पर भी अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करा सकते हैं और वहां पर भी 50% डिस्काउंट को ले सकते हैं यूजिंग द प्री 50 कोड। तो प्री 50 कोड जो है थोड़े टाइम के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन जो लोग भी 2022, 23 या फिर 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं और जिस भी सीरीज के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, वहां पर आप इस पर्टिकुलर डिस्काउंट कूपन को यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। With which country we conduct the following exercises? बताएं किस कंट्री के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है शक्ति, वरुणा, डेजर्ट नाइट, गरुड़ा। ये किसके साथ हम कंडक्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए, तो अगर आप ध्यान दें, कुछ दिन पहले ही हमने डेजर्ट नाइट के बारे में डिस्कशन किया था, गरुड़ा के बारे में भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ एक्सरसाइज जो है दोनों ही आपकी एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुण एक्सरसाइज आपकी नेवी की नेवल एक्सरसाइज है, शक्ति आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, राइट। और ये एक्सरसाइजेस हम करते हैं किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले फ्रांस की लोकेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें भी मैप रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। स्पेन के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम से आपका बॉर्डर टच हो रहा है। इंग्लिश चैनल आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको वेस्टर्न साइड में दिख रहा होगा, नीचे मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। तो किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया गया? केवीआईसी के द्वारा, ट्राइफेड, नीति आयोग या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए।
चलिए देखिए, इस ड्राइव के अंदर होगा क्या, 150 टीम्स, 10 इन ईच रीजन फ्रॉम ट्राइफेड एंड स्टेट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो इसके अंदर रहने वाली है, वो 10 विलेजेस को विजिट करेंगी। 100 विलेजेस जो हैं वो इसके अंदर विजिट किए जाएंगे इन ईच रीजन, एंड 1500 विलेजेस पूरी कंट्री के अंदर इसमें कवर किए जाएंगे। विजिटिंग टीम्स विल ऑल्सो आइडेंटिफाई द लोकेशंस एंड शॉर्टलिस्ट पोटेंशियल वन धन विकास केंद्र को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ किसके लिए किया जाएगा, ताकि ट्राई फूड के लिए इन्हें क्लस्टर किया जा सके। सफूर्ती जैसे प्रोग्राम जो हमारे हैं उनके लिए इन्हें क्लस्टर किया जा सके। ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव लाया गया है, इसको लॉन्च किया गया ट्राइफेड के द्वारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंतर्गत वेरियस टीम्स जो है वो बनाई जा रही है। तो 150 टीम्स, 10 in each region from TriFed and state implementing agencies, 100 villages in each region and 1500 villages in entire country कवर किए जाएंगे। बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन ट्राइफूड स्कीम। ट्राइफूड स्कीम के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व करती है? आपके सामने 3 मिनिस्ट्रीज के नाम हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सोचें, फिर ट्राई फूड क्या है स्कीम, इसके बारे में भी जानेंगे। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, ट्राई फूड स्कीम इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड। तो 3 यहाँ पे बॉडीज जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें हमारी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, हमारी फूड प्रोसेसिंग है, और साथ ही साथ ट्राइफेड है। आंसर तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे काम क्या किया जाता है, इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन करना होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन किया जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, उसको अच्छे तरीके से सेल भी किया जा सकता है, उसको प्रमोट भी किया जा सकता है। तो वन धन योजना के अंतर्गत लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त के महीने में इसको लेके आया गया था, और इसके अंतर्गत ट्राई फूड पार्क जो थे वो भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे, और MFP दैट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर वैल्यू एडिशन करना शुरू किया गया था। चलिए, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। Which of the following statement is or are correct about सदाबहार मैंगो। सदाबहार मैंगो के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, और पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द फ्रूट इज स्वीटर इन टेस्ट कंपेयर टू लंगड़ा। जो लंगड़ा एक आम की टाइप होती है, उससे मिठास में ये ज्यादा होता है। पल्प के अंदर फाइबर काफी कम होता है। NIF has also facilitated the plantation of सदाबहार मैंगो वेराइटी इन द मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। ये भी हो सकता है। सोचे, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे जो कोटा के किसान हैं जिनके द्वारा इस नई किस्म को इजाद किया गया है, सदाबहार मैंगो इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये राउंड द ईयर जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो स्वीटर है, अगर हम लंगड़ा से इसे कंपेयर करते हैं तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। फाइबर कंटेंट इसके अंदर कम होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है। और इवन क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इस आम का साइज छोटा है, तो ऐसे कहा जाता है कि जो किचन के अंदर भी जो गार्डनिंग करी जाती है वहां पर भी इसको उगाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी वजह से जो NIF है दैट इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, उन्होंने इस आम को मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर भी उगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर दिए हैं, और पूछा कि बताएं हम किस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है एक फ्रीडम फाइटर थे। अभी तो काफी जेनरिक सी स्टेटमेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग फ्रीडम फाइटर होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे पहचाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप चारों नाम पढ़ेंगे तो हो सकता है चारों ही आपको लगे कि यस, कहीं ना कहीं फ्रीडम के अंदर, फ्रीडम को लेने में सभी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज अ फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो। ओके, उनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। बताएं। चलिए, तो रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है बाबू जगजीवन राम। ठीक है, उनकी 113वीं 113th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्रीडम फाइटर बाबू जी जगजीवन राम को यहां पर अपने ट्रिब्यूट्स पे करें। तो यहाँ पे बाबू जी जगजीवन राम जो हैं वो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए विल बी द करेक्ट आंसर। वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फ्रीडम फाइटर भी थे। ठीक है, चलिए, तो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जहां पे ट्रिब्यूट्स पे करते हैं, वो पर्सनैलिटीज अपने आप ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनके बारे में आपको ऐसे पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 अप्रैल को हम डिस्कस करने वाले हैं। द हिंदू और PIB के करंट अफेयर्स को हम MCQ के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरियस 10 टॉपिक्स के अंदर हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे,
उसके बाद हमारा डिस्कशन जो होगा सीवीसी को लेकर होगा। सीवीसी के ऊपर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था, इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सुपेस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। देन ई कोड को लेकर भी एक क्वेश्चन हमने बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ डे, और साथ ही साथ एक रिवर और IDPS, इनके बारे में डिस्कशन हमारा रहने वाला है। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सुपर कंप्यूटर्स। तो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पूछा कि बताएं ये तीनों में से कौन से इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इसमें से। क्या परम युक्ति करके हमारा कोई सुपर कंप्यूटर है? परम संगणक करके कुछ है क्या? हो सकता है परम ब्रह्मा करके है। सोचिए इसके बारे में। देखिए कुछ नाम तो काफी फेमस है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने परम शिवाय के बारे में सुना है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसे कि इंडिजिनियसली असेंबल किया गया और BHU IIT BHU के अंदर इसे इंस्टॉल किया गया। ये तो काफी इजी हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये जो तीनों नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं ये भी सुपर कंप्यूटर्स हैं या नहीं, या फिर सिर्फ ये बनाए हुए नाम है? एक्चुअल में इस तरीके का कोई सुपर कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता। सोचिए। चलिए देखिए, इंडिया जो है ऐसा बताया जा रहा है और वैसे न्यूज में भी था कि इंडिया इज फास्ट एमर्जिंग एज ए लीडर इन हाई पावर कंप्यूटिंग विद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की वजह से जो सुपर कंप्यूटिंग का फील्ड है, जो एरिया है, उसमें इंडिया जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। परम शिवाय जो है IIT BHU में ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है, सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम शक्ति हो, परम ब्रह्मा हो, परम युक्ति हो, परम संगणक हो, ये IIT खड़गपुर, IISER पुणे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एस्टैब्लिश किए हुए हैं। तो परम युक्ति, परम संगणक, परम ब्रह्मा, ये तीनों ही आपके सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। परम सिद्धि जो है ये भी आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। AI हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसने ग्लोबल रैंकिंग को अचीव किया था। 62nd रैंक था इसका टॉप 500 कंप्यूटर्स के अंदर, जब 2020 के अंदर रैंक किया गया था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की वजह से ये सारे सुपर कंप्यूटर्स दोबारा से न्यूज में आए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो था इसे लॉन्च किया गया था ताकि हम अपनी रिसर्च कैपेसिटीज को एनहांस कर पाए, कंट्री के अंदर सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा पाए। क्योंकि अभी भी अगर हम अपने आप को अमेरिका, जापान या फिर चाइना से कंपेयर करते हैं तो हम कहीं पर भी उनके आसपास नहीं आते हैं। तो उस चीज को हमें ठीक करना है, उस चीज के अंदर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम इस पर्टिकुलर मिशन दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लेकर आए थे। चलिए, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे सुपर कंप्यूटर्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सुपर कंप्यूटर्स के बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा किस चीज के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो सीवीसी को लेकर होने वाले हैं। सीवीसी अभी काफी न्यूज में था, तो सीवीसी का जो ऑफिस है इसको लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ओके, देयर टर्म इज 4 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे टेन्योर जो है उनका वो भी दिया हुआ है। सीवीसी न्यूज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से न्यूज में सीवीसी थी, और जो अभी ये पर्टिकुलर बॉडी है यहां पर और जो पर्टिकुलर ऑफिस है उसको लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका आप कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी से पूछा जा सकता है। बताएं। चलिए देखिए, जब हम सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो टेन्योर दिया 4 years 65 years विच एवर इज अर्लियर, ये बिल्कुल करेक्ट दिया, ठीक है। और जो रिपोर्ट भी सीबीसी है, किनको देते हैं? सीवीसी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं, जो कि आगे जाके इसको पार्लियामेंट के अंदर टेबल करते हैं। लेकिन सीवीसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, रादर सीवीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से इनकी जो रिपोर्ट है, चाहे वो हैंड ओवर प्रेसिडेंट को करते हो, फाइनली वो रिपोर्ट जाती कहां पर है? पार्लियामेंट के अंदर जाती है, और वहीं पे उसी रिपोर्ट के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, उसी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा सीवीसी के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर डिस्कशन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए जो कि इसी से एसोसिएट करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिसर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन हाउ मेनी ईयर्स? ये न्यूज थी वैसे बेसिकली। तो जो इस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, उनको कितने कितने टाइम में ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या 5 साल में, 3 साल में, 6 साल में या 10 साल में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो अभी न्यूज थी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने मॉडिफिकेशन की अपनी गाइडलाइंस में पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, तो वैसे देखिए विजिलेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर भी विजिलेंस का काम करता है। तो पहले तो इसका खुद का घर जो है वो साफ होना चाहिए, तभी तो दूसरों के ऊपर विजिलेंस का काम कर पाएगा, क्योंकि इसका काम यही है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ भी ऐसा गलत काम ना हो रहा हो। लेकिन उस चीज को रोकने के लिए पहले आप अपने अंदर भी तो झांक के देखेंगे ना। तो वही चीज जो है उस चीज को ध्यान में रखकर यहां पर कहा गया कि जो इसके ऑफिशियल्स होंगे उनको 3 साल से ज्यादा एक जगह पे टेन्योर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर एक इंडिविजुअल एक जगह पे काफी लंबे टाइम तक रुक जाता है, और अगर वो करप्ट है, पहली बात तो अगर वो करप्ट नहीं भी है तो उसके करप्शन के या करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अगर कोई बंदा किसी जगह पे 10 साल से काम कर रहा है तो उसका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। सेकंड, अगर वो ऑलरेडी करप्ट है तो वो उस चीज को पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेगा, और यही चीज नहीं होनी। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर होने का एक रीजन ये भी होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक जगह पे ज्यादा दिन नहीं बैठने देना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है उसको 3 साल किया गया कि 3 साल से ज्यादा हम टेन्योर नहीं देंगे। टेन्योर में भी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर ईयर्स, ऑल बीट एट अ डिफरेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग अलग जगह पे करी जाएगी, तो यहां पे टेन्योर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। द पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 years इन विजिलेंस यूनिट्स एट द सेम प्लेस शुड बी शिफ्टेड ऑन टॉप प्रायोरिटी बेसिस। तो जिनको ऑलरेडी 5 साल कवर हो चुके हैं तो उनको तो प्रायोरिटी बेसिस पे उस जगह से हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 years, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप तब भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप अपनी पोस्टिंग पे जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि लोगों को हिलाना उनकी जगह से काफी जरूरी होता है, और जो ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं ये भी कुछ हद तक जरूरी होते हैं। चलिए, यहां पे बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर है। रीसेंट ऑर्डर्स आए थे एफसीआई से। द फार्म यूनियंस वार्न्ड दैट कि सेंटर्स इंसिस्टेंस ऑन डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी कुड डिरेल द क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। न्यूज है, इसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम एफसीआई के ऊपर आते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप इन 1965। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी और क्या 1965 में बनाई गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, हो सकता है। इट प्रोवाइड्स रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स। फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करने का काम एफसीआई का होता है। सोचिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफसीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यस 1965 में बनाया गया था। प्रोक्योरमेंट का काम जो है एफसीआई के द्वारा किया जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। तो फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट का काम किया जाता है और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक है। और अभी रिसेंटली एमएसपी को लेकर फार्मर्स ने कहा है कि जो एमएसपी आप डायरेक्टली हमें देंगे उससे जो क्रॉप प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली लेटेस्ट एडिशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का, इसे निकाला गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के ग्रोथ फोरकास्ट जो है उनको रेज किया है और कहा है कि जो पहले एस्टिमेट किया गया था इंडिया के लिए ग्रोथ फोरकास्ट, वो 11.5% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया गया है। तो 1% जो है इसे, या कहीं 100 बेसिस पॉइंट्स जो है इसे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 11.5% था पहले जो एस्टिमेट किया गया था जन 2021 के लिए, उसे यहां पर इंक्रीज कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिपोर्ट कौन लेके आता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार मैं आपको 100 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं, या 200 डेज की सीरीज के बारे में, जिसमें भी आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, यू कैन एनरोल बिकॉज दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। आप P50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं। आपको मिलने क्या वाला है इन कोर्सेज के अंदर? देखिए, प्रीलिम्स 2021 हो या प्रीलिम्स 2022 हो, दोनों के लिए ही आप तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, दोनों जगह पे आपको ये जो सीरीज है हेल्प करने वाली है। इसमें आपके जो स्टैटिक पोर्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज होते हैं वो, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के एरियाज होते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम इन एरियाज को अपडेट भी किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका जो स्कोर है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं 70-80 का, अगर आपका स्कोर आ रहा है और आप इसे 110-120 तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, इंडियन पॉलिटी से हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी से हो, इंडियन इकोनॉमी से हो, वो कवर करने जरूरी है और वो आप क्रैक
क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में से या 200 डेज की सीरीज में से कर सकते हैं। और अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू आर श्योर अबाउट इट, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल करा सकते हैं। और यहां पर भी आप exam.netmock.com पे जाके प्री 50 कोड को यूज कर लीजिएगा ताकि स्ट्रेट आपको 50% डिस्काउंट जो है इसके अंदर मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सुपेस के बारे में है, पूछा गया है ये किससे एसोसिएट करता है, जुडिशरी से एसोसिएट करता है, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, या फिर किसी और ही चीज से। सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सुपेस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कोर्ट के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है, ठीक है। तो किससे एसोसिएट करता होगा, जुडिशरी से, राइट। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है सुपेस, इसको लॉन्च किया है इन द जुडिशियल सिस्टम, जिसका एम रहेगा कि कैसे जजेस को असिस्ट किया जा सकता है लीगल रिसर्च के अंदर, ठीक है। अर्लियर ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो था उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005 के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी काफी हेल्प मिली थी और इसी तरीके से सुपेस को लेकर आया गया है ताकि जजेस को उनके रिसर्च वर्क के अंदर हेल्प करी जा सके, ठीक है। फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सीधा का सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सुपेस क्या है, तो वहां पर समझ नहीं आएगा सुपेस हमने पढ़ा तो था लेकिन किससे एसोसिएट करता है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा कि एस का मतलब सुप्रीम कोर्ट था, तो आप उसको फिगर आउट कर लेंगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका या जुडिशरी से एसोसिएट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है ई कोड प्रोजेक्ट। अभी मैंने ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताया, तो ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, ई कोड प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, हो सकता है, एंड इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसे फंड किया जा रहा है। सोचें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, ई कोड प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज कैसे किया गया था। तो बेसिकली एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए ई कोड प्रोजेक्ट, लिटिगेंट चार्टर, ये सब चीजें लाई गई हैं। इसमें होगा क्या, डेवलप किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ पूरा प्रोसेस जो है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी जाएगी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पूरे प्रोसेस को बनाने की कोशिश करी जाएगी थ्रू ई कोड प्रोजेक्ट। अभी ये जो है पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इज इट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। क्या इसका मकसद है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसपेरेंसी लाना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लाना, साथ ही साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लेकर आना, और साथ ही साथ टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक जो आपका जस्टिस डिलीवरी है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं अचीव कर पाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के थीम के बारे में पूछ रहा है, और आप जानते हैं कई बार यूपीएससी इस तरीके से डायरेक्टली थीम्स जो है आपसे पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो पहले यहां पे ऑप्शन है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर द यूथ, ये इस बार का थीम है। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड पोस्ट कोविड, ये इसका थीम है। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। जल्दी से बताएं क्या इसका थीम होगा। आपने डेफिनेटली वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सो डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement is or are correct about शीतलक्ष्य रिवर। शीतलक्ष्य रिवर के बारे में दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे लक्ष्य रिवर के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है। ये गोदावरी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये भी हो सकता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, बांग्लादेश में अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक फेरी जिसके अंदर 50 पैसेंजर्स थे वो कोलाइड हो गई और फिर वो अपसाइड डाउन हो गई, और जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को उनकी जो जान थी वो चली गई, ठीक है। तो यहां पे ये जो है शीतलक्ष्य रिवर जो है वहां पर ये हादसा जो है वो हुआ है, और उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर रिवर थी न्यूज में थी। इसे लाख्या रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गोदावरी यहां पे इनकरेक्ट दिया है, ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज जो है उसकी वजह से शीतलक्ष्य रिवर जो है न्यूज में थी, और यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, मैप की लोकेशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
लास्ट क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IDSP इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, और इसके ऊपर पूछा है कि बताएं इस प्रोग्राम को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को, IDSP को, हो सकता है IMF इज गिविंग असिस्टेंस इन 2004, तो 2004 से ही IMF जो इसके अंदर सहायता दे रहा है, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बट न्यूज में काफी बार अपीयर करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली किया था। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, आपका जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, इट इज वन ऑफ द मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, सभी राज्यों और यूटीज के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। की ऑब्जेक्टिव क्या चीजें हम अचीव करने की कोशिश करें IDSP के अंदर। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन, स्ट्रेंथन करना, मेंटेन करना, डिसेंट्रलाइज करना लैब बेस्ड IT एनेबल्ड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीज टू मॉनिटर डिसीज ट्रेंड। तो जो नई नई डिसीजेज होती हैं, और या फिर कहें कि एपिडेमिक्स जो आपके आते हैं, तो उसमें क्या ट्रेंड है, उसमें कैसे IT एनेबल सर्विसेज को यूज किया जा सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये 2004 से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ना कि IMF के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपकी एजेंसी का नाम दिया है वो गलत हो जाता है, बट यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, एंड फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इसको लेकर आया गया है, ताकि मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से करी जा सके। क्योंकि देखिए नाम में ही क्या है, सर्वेलेंस। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है ये। मेंस के और इंटरव्यू के ग्रुप्स आपके पास हैं, आप यहां पर अपने जो आंसर्स हैं उसे सबमिट करा दीजिएगा। और यहां पे प्री50 कोड को यूज करते हुए जो भी कोर्सेज आपके सामने हैं, आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री50 से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को जल्दी से यूज कर लीजिएगा इसके डीएक्टिवेट होने से पहले। चलिए, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप वहां से आप उसे वेरीफाई करा सकते हैं, रिड्रेस करा सकते हैं।